हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर आपसे जुड़ गई हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशनल कॉर्नर पे, जहाँ आपको मिलती हैं क्लास 6 की हिंदी और साइंस की वीडियोस। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 12 हमारी हिंदी मल्हार पाठ्य पुस्तक से। बहुत ही जल्द हम पाठ 13 तक कवर कर लेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज हम करेंगे पाठ 12, जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो हिंद महासागर, सबसे पहले समझते हैं हिंद महासागर है क्या। हिंद महासागर बोलते हैं इंडियन ओशन को। तो उसमें जो छोटा सा हिंदुस्तान बना है उसका नाम क्या है, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। और हिंद महासागर के बारे में अगर आपको मालूम हो, हिंद महासागर जो है वो दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से एक है। और हिंद महासागर का जो नाम है वो, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आपको मालूम है। तो हिंदुस्तान के नाम से इसका नाम पड़ा है। हिंदुस्तान में से हिंद निकालकर इन्होंने इसका नाम हिंद महासागर रखा है। और यहाँ इसमें जो नदियाँ बहती हैं, जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं, वो है सिंधु और गंगा। ठीक है। तो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो पाठ पढ़ने से पहले हम करेंगे लेखक से परिचय। तो आइए हम करते हैं लेखक से परिचय। आपने जो रोचक यात्रा वृतांत पढ़ा है, अब यहाँ पर यात्रा वृतांत का अर्थ होता है जब कोई भी यात्री अपने अनुभवों को, विचारों को या फिर अपनी भावनाओं को हम जब किसी चीज को लिखने के लिए, जैसे हम कहीं यात्रा करने गए, तो जो यात्री है जो अपने अनुभव को लिखता है उसको बोलते हैं यात्रा वृतांत। ठीक है। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपने जब आप यात्रा वृतांत लिखो तो आप उसमें अपने अनुभव लिखो, किसी खास जगह के बारे में लिखो। फिर इसके अलावा आप उसके अंदर चित्र का प्रयोग कर सकते हो। आप अपनी जो चलचित्र का प्रयोग, यानी कि मैप का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें भावनाओं के बारे में बताया जा सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यात्रा वृतांत जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जब कोई यात्री अपने अनुभवों को और उस जगह के बारे में लिखता है तो उसको हम यात्रा वृतांत बोलते हैं। तो यह यात्रा वृतांत जो हम पढ़ेंगे उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इनको हम रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने यह प्रसिद्ध लेखक हैं बहुत ज़्यादा। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। तो इनकी जो भी रचनाएं इन्होंने लिखी उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या विशेषता है कि भारत और भारत की संस्कृति के बारे में लिखी। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। तो इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उसमें वीरता, उत्साह मतलब जोश और देश प्रेम से रिलेटेड ही लिखी। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरवगान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। तो स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने भारत का ही गौरवगान गाया और वही उन्होंने अपनी रचनाओं में उसी को जो है वो विषय बनाया, सब्जेक्ट बनाया। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पड़कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। तो ऐसी पुस्तकें भी उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है, जैसे मिर्च का मजा, पटकू की सूझ और सूरज का ब्याह। इनका जन्म हुआ 1908 में और इनकी मृत्यु हुई 1974 में। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिनको हम दिनकर के नाम से भी जानते हैं, ये हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। और आपको मालूम है इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो ये थे हमारे लेखक। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो आइए पहले हम इसके कुछ यहाँ पर कठिन शब्द दिए हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। अतएव, ऐसा हो गया, इसका अर्थ होता है लोभ यानी इच्छा। पर्यटकों, देश विदेश घूमने वाला। ठीक है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई, मुंबई,
जिसे पहले बम्बई बोलते थे, मुंबई को, से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। ये तब वे मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। तो क्या शुरू हुआ, यात्रा कैसे शुरू हुई? यात्रा दिल्ली से शुरू हुई 15 जुलाई को और फिर मुंबई से 16 जुलाई को, मतलब दिल्ली से वो चले 15 जुलाई को, फिर मुंबई से 16 जुलाई को, नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए। नैरोबी क्या है? नैरोबिया जो है वो केन्या की राजधानी है और आपको मालूम है कि ये पूर्वी अफ्रीका का एक सबसे बड़ा शहर भी है। तो यहाँ पर मतलब उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू हुई दिल्ली से 15 जुलाई को, फिर मुंबई गए 16 जुलाई को और वहाँ से नैरोबी गए और वहाँ से फिर उन्होंने मॉरिशस के लिए आगे रवाना होना था। इधर से जाते हुए उन्होंने क्या किया, मतलब नैरोबी की दुनिया में मुझे उनको 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल रहा था नैरोबी यानी केन्या में। तो उनके मन में जो है ना वो लोभ आ गया। लोभ होता है इच्छा, एक इच्छा जगी कि मॉरिशस में तो मुझे वहां जाके भारतीयों और अफ्रीकों से मिलना ही है। वहां पे जो भारतीय बहुत है मॉरिशस में, तो वहां तो मुझे जाके अफ्रीकियों और भारतीयों से मिलना है। इससे पहले क्यों ना मैं अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लूं, अफ्रीका में जो शेर हैं उनसे क्यों ना मिल लूं मैं। तो विमान, यहाँ पर जो है ये हवाई जहाज की बात करी जा रही है। तो हवाई जहाज दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव होता है ऐसा हो गया। हम जिस दिन वो नैरोबी पहुंचे उसी दिन वो नेशनल पार्क घूमने वहां पर निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ी उन पर दौड़ती ही रहती है। तो नैरोबी जो है वो नेशनल पार्क जो है वो चिड़ियाघर जैसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब जो है वो जैसे चिड़ियाघर होता है कि अलग अलग तरह के जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं है। शहर के बाहर बहुत बड़ा जंगल बना हुआ है और उसके पास घास भी है और पेड़ बहुत कम है। वहाँ पेड़ जो है वो बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और जंगल में अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और पर्यटकों के लिए, पर्यटक कौन होते हैं? जो टूरिस्ट होते हैं, जो देश विदेश घूमने जाते हैं, उनकी गाड़ियां जो है वो उस पर काफी अच्छे से दौड़ती हैं। जो सड़क है वो काफी अच्छी बनी हुई है। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सींग कहीं भी दिखाई ना पड़े। तो वो काफी देर तक गाड़ी जो है उनकी चलती रही आगे तक, पर सींग यानी कि शेर जो है उनको दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी। तो एक जगह जो है उन्होंने देखा कि सड़क पर 2 गाड़ियां खड़ी हैं और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। तो वहां पर जो 2 गाड़ियां खड़ी थी वहां पर बंदर और लंगूर जो है वो चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्किट खाने को दे देते थे। एतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। तो पर्यटक जो है, जो वहां पर टूरिस्ट आते थे, वो बंदरों को कभी कुछ फल दे देते थे खाने के लिए, जैसे केला दे दिया या वो बिस्किट दे देते थे खाने के लिए। तो वहां जो भी मोटर आती थी वो बंदर उसको घेर लेते थे, ये सोचकर कि शायद हमें कुछ खाने को मिलेगा। बड़ी दूर तय करने के बाद, या यूं कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जहां पहुंचे जहां सींग उस दिन आराम कर रहे थे। तो मतलब काफी दूर तक वो मतलब गए, 10-20 मील वो अंदर तक गए और उसके बाद उनको जाके कहीं पर 2 जो है सींग दिखे जो आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। कोई 7-8 सींग लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तो वहां पर क्या था, वो कहते हैं कि जो मैंने वहां देखा वो मैं कभी जन्म भर नहीं भूलूंगा। कई बार ऐसी कोई चीज हो जाती है यात्रा में, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कोई चीज हमारे साथ ऐसी होती है जो हम कभी भूल ही नहीं पाते, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने भी, लेखक ने क्या कहा कि मैं जिस जगह पर जहां पर वो गए थे वहां पर उन्होंने क्या देखा, वहां पर उन्होंने नेशनल पार्क में उन्होंने देखा काफी दूर चलने के बाद उनको
7-8 सींग लेटे हुए मिले, शेर मिल गए, और या लेटे या सोए हुए थे, और आसपास जो है 8-10 मोटरें खड़ी हुई थी, गाड़ियां खड़ी थी। तुर्रा यह कि सींगों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने के लिए आने वाले लोग कौन हैं। तो वो कहते हैं कि पर सींगों को, शेरों को कोई ये जानने की इच्छा नहीं थी कि भाई हमें देखने जो आ रहे हैं वो कौन है। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन से लोग उनको देखने आ रहे हैं। मोटरों और शीशे, आइए पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। सिंह, शेर, दृष्टिपात, दृष्टि डालने की प्रक्रिया, तुच्छाति तुच्छ, अत्यंत हीन, जमहाई लंबे समय तक, गहरी सांस लेना, ठीक है, खरपात घास फूस, चौकन्ने सावधान, निरापद जिसको कोई डर ना हो। चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सींगों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। तो जो सींग थे, कह रहे जो यहाँ शेर थे, उन्होंने कभी भी जो लोग अंदर बैठे हैं मोटरों में, मोटर गाड़ी में बैठे हुए हैं अंदर शीशे चढ़ाकर, उन लोगों की तरफ देखने की प्रक्रिया भी नहीं करी कि कौन बैठा है, कि मानो उनकी नजर में हम बिल्कुल ही हीन हो। तुच्छ का मतलब होता है बहुत ही हीन, बहुत ही बेकार हो, खराब हो, और उनकी नजर में हम बिल्कुल योग्य ही नहीं है। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सींग ने उठकर जमहाई ली। जमहाई होता है लंबी सांस लेना, गहरी सांस लेना। तो एक सींग जो है वो शेर उठकर उसने लंबी सांस ली। दूसरे ने देह को ताना मतलब अपने शरीर को हिलाया, ताना, अंगड़ाइयां लेते हैं जैसे, देह को ताना, देह यानी शरीर। मगर हमारी ओर किसी भी सींग ने नजर नहीं उठाई। तो सींग, वो कह रहे हैं कि जो शेर थे उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा, वो अपने में ही मतलब व्यस्त थे। एक ने लंबी सांस ली, एक ने अपने शरीर को ताना, और जो है उन्होंने किसी की तरफ नजर नहीं उठाकर देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। मतलब पेड़ पौधे, खरपात यानी कि घास फूस से भी बेकार समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। तो उनको थोड़ी सी दूरी पे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, ग्रुप दिखाई दिया, जिनमें बीच में एक जिराफ खड़ा हुआ था, और जो बहुत ही बेवकूफ लग रहा था, कि हिरण के बीच में जिराफ तो बेवकूफ लगेगा ही, है ना। अब दो जवान सींग उठे और और चल दिए। तो दो जवान सींग उठ के जो है वो दूसरी तरफ चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। तो एक जो सींग है, जो शेर था, वो थोड़ा सा आगे जाके बैठ गया एक जगह पर, और जो दूसरा था वो घास के बीच में छिप गया, और वो मोर्चे को, मतलब वो जो आगे से जो हिरणों का झुंड आ रहा था उन पे हमला करना चाह रहे थे ये लोग। तो ये मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहा था। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सींगों की नजर पड़ रही है। हिरणों को भी पता लग गया, उनके झुंड को भी पता लग गया कि हमारे पर जो है उनकी नजर पड़ रही है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। तो एकदम से वो चौकन्ने हो उठे। हमारे पर भी अगर किसी की नजर पड़ती है, ऐसी नजर होती है जो मतलब हमें लगे कि जैसे कोई चोर हमें देख रहा है, या हमें कोई स्ट्रेंजर जो है वो इस तरह से घूर रहा है, तो हम भी चौकन्ने हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से वो लोग भी, हिरन लोग जो थे वो बाकी चीजें भूलकर, चरना भूलकर वो चौकन्ने हो गए। चौकन्ने यानी सावधान हो गए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर एक हिरन एक तरफ को भाग निकले। तो झुंड से छूटकर जो है वो क्या हुआ कि एक हिरन जो है वो जो कुछ हिरन जो है वो एक तरफ भाग निकले, मगर बाकी जहां के तहां ठिठके खड़े रहे, और बाकी जो थे वो वहीं खड़े रहे। कुछ जो है वो झुंड में पीछे चल रहे थे, तो वो एक तरफ की ओर भाग निकले। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि
खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। तो बाकी जो ऐसे क्यों खड़े हुए थे ठिठक के, मतलब एक ही जगह क्यों खड़े हुए थे, क्योंकि सींग जो थे ना वो उनको मालूम था हिरन को कि सींग हमें देख रहे हैं, शेर हमें देख रहे हैं, और उनका जो नेचर था वो क्या था, उनको नेचर समझ आ रहा था कि खतरा किसी भी तरफ से हो सकता है, अगर हम कहीं भी भागेंगे तो खतरा आ सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाते हैं। तो उन्होंने उनको ये मालूम था कि जो सींग है, जो शेर है, वो सूर्यास्त के बाद, जब सूर्य अस्त हो जाता है, हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, शिकार जो है वो करते हैं, और शिकार वो झुंड का नहीं करते बल्कि उन जानवरों का करते हैं जो पीछे छूट जाते हैं। जो कुछ जानवर आगे भाग रहे हैं हिरन, और जो पीछे छूट जाते हैं, जो झुंड से पिछड़ जाते हैं, रह जाते हैं, उनका करते हैं। अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। तो अब उनको ये बात समझ आई कि हिरन भागने की बजाय, मतलब जैसे कि उनको कोई डर ही ना हो, ये समझ आ गया उनको कि एक गोल में ही क्यों खड़े थे वो। क्योंकि एक तो उनको ये पता था कि शिकार जो है वो सूर्यास्त के बाद करेंगे, और उनका करेंगे जो झुंड से बिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो उनको लगा, लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा, ये सब जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे सामने हो रहा है, ये देख के मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा लगा मेरा हाई हो गया, बढ़ गया। अतएव मैंने तय किया कि अब घर लौटना चाहिए। तो उन्होंने क्या तय किया कि अब तो मुझे घर वापस लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज में उड़े। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि ये BOAC क्या है। यहाँ पे BOAC जो है ना, ये एयरलाइंस का जहाज का नाम है, एयरलाइंस का ही नाम है। कि B से ब्रिटिश, O से ओवरसीज, A से एयरवेज, और C से कॉरपोरेशन। तो ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन जो है, इसका जो जहाज था, ये इस हवाई जहाज में जो है ये मॉरिशस के लिए गए। और मॉरिशस आपको मालूम है कि मॉरिशस कहाँ पर है? अफ्रीका में, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में जो है वो मॉरिशस है। और ये एक आइलैंड है, ठीक है, ये एक आइलैंड है जो अपने बीचेस के लिए, अपनी रिवर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है, ठीक है, मॉरिशस। तो वो BOAC के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा, और 5 घंटों के निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा, तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। तो जहाज कब उड़ा? जहाज 4 बजे उड़ा नैरोबी से, ठीक है, केन्या से, और शाम को उड़ा, शाम के 4 बजे, और 5 घंटे लगे निरंतर, मतलब लगातार उड़ान करते करते वो मॉरिशस पहुंचे। 5 और 4 हो गए 9 घंटे, मतलब 9 बज गए। पर वहां पर कितने बजे थे? रात के 10 बजे थे। तो टाइम गैप जो है वो बता रहा है, दर्शा रहा है ये कि वहां का टाइम और यहाँ के टाइम में जो है वो गैप है, ठीक है। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। तो एक तो रात के 10 बजे थे, अंधेरा था, और रात थी, पता ही है आपको। उसके बाद क्या था? पानी भी बरस रहा था, बारिश भी हो रही थी, पर तब भी लोग जो है वो उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। तो हवाई अड्डे से जब इतना आदर सत्कार मिला, उनका स्वागत किया गया, तो उनको यही लगा कि ऐसा, उनके मन में ऐसे विचार आए, ऐसे विचार जागे या भाव जागे, उनको यह लगा कि ये जो जहां हम आए हैं ना, ये मॉरिशस नहीं बल्कि ये एक छोटे पैमाने पे, छोटे लेवल पे एक भारत ही है। उनको ये लगा कि ये भारत ही है, क्योंकि लोग उनका स्वागत कर रहे थे वहां पर हवाई अड्डे पर। तो इसलिए उनको ऐसा फील हुआ कि ये जो जहां हम आए हैं, मॉरिशस, जो कि अफ्रीका में है, यह एक छोटे पैमाने पर जो है, छोटे लेवल पे भारत ही है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब
आगे का पार्ट हम करेंगे भाग 2 में, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है तो मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। ये पहला भाग आपको शब्दार्थ के साथ समझाया है, ठीक है। अब दूसरे भाग में आपको आगे का पार्ट और शब्दार्थ मैं समझाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक पार्ट समझ आया होगा और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my video. See you in my next video. Take care. Goodbye.